बिहार विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और इलेक्शन कमीशन के द्वारा बिहार में 2 चरणों में चुनाव संपन्न कराने की घोषणा भी कर दी गई है। पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा, जबकि इन दोनों चरणों के चुनाव के कॉन्फ्रेंस में है काउंटिंग की जो तिथि है वो 14 नवंबर को निर्धारित की गई है। डॉक्टर पी सिंह इस के बीच सामने। विभिन्न राजनीतिक पार्टियां चुनावी दंगल में कूद चुकी है और सबसे पहले अगर बात करें तो आप पार्टी के बाद अगर दूसरे नंबर की कोई पार्टी है तो नई नवेली बिहार की जन सुराज पार्टी भी आज प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। और इस कड़ी में आरा विधानसभा क्षेत्र से जन सुराज के प्रत्याशी के तौर पर आरा शहर के चर्चित डॉक्टर और सर्जन डॉक्टर विजय गुप्ता जी का नाम का घोषणा प्रशांत किशोर के द्वारा किया गया है। इस वक्त हमारे कैमरे के साथ डॉक्टर विजय गुप्ता हैं। सबसे पहले तो सर आपको इस बड़ी जिम्मेवारी के लिए आपको बधाई बिहार तक की ओर से। मैं आपके चैनल के माध्यम से आप तमाम मीडिया के बंधु और आरा विधानसभा क्षेत्र की समस्त जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने हमारे नाम को प्रशांत किशोर जी जो जन सुराज के सूत्रधार हैं, उनका जो विजन था कि समाज के नवनिर्माण में एक स्वच्छ छवि का नेतृत्वकर्ता का आना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए हमारी यहाँ की विधानसभा की जो क्षेत्र की जनता है और आप मीडिया बंधु तमाम जो यहाँ पे सर्वे हो रहा था उसमें हमारे नाम का प्रस्ताव रखा, जिसके वजह से आज जन सुराज का जो विजन था जिस तरह से कि उनको कैंडिडेट और प्रत्याशी को देना है, उस विजन में कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य को प्राप्त होते देख रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार का चुनाव बिहार में एक बदलाव का बिगुल लाएगा और बिहार अपनी खोई हुई गरिमा को पुनः स्थापित करने का एक मौका लेगा। चुनावी मैदान में आपको पार्टी ने एक बड़ा नेतृत्व के तौर पे सौंपा है और बिहार खासकर आरा, जहां कहा जाता है कि बीजेपी का ये गढ़ है। हालांकि राजद भी समय समय पर यहाँ अपना सीट पे कब्जा जमाई है। क्या लगता है इन दोनों दलों के जो अब तक के विधायक रह चुके हैं, इनके द्वारा लगातार विकास कार्यों की अपनी चर्चा की जाती है, लेकिन डॉक्टर विजय गुप्ता इस विकास को किस तरह से देखते हैं और आरा में आपको क्या लगता है कि ये सबसे बड़ा चीज होना चाहिए जो अब तक नहीं हुआ है? मैं आपको बता दूं कि चूंकि मेरी तो सारी शिक्षा दीक्षा और सही मायने में जीविकोपार्जन के लिए जो मैं अभी अपना डॉक्टरी पेशा चिकित्सक के रूप में सर्जन के रूप में यहाँ देता हूँ, हमको लगता है कि हम अपने होश से पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि जो आरा का नेतृत्व करता जिस मिट्टी में पला बढ़ा हो उसको मौका मिला है। शायद 14 नवंबर को हम लोग रिजल्ट में देखेंगे कि आरा को विधायक के रूप में आरा का बेटा मिला है। क्योंकि इससे पहले जितने भी नाम थे वो कहीं ना कहीं आरा को केवल लूटने के लिए आए, क्योंकि उनको आरा से कोई रिश्ता होता नहीं था, आरा से कोई उनको मतलब था नहीं। चुनावी समय में केवल अपनी घोषणाएं करते थे और वो घोषणा फिर अगले चुनाव में केवल एक जातिगत मुद्दा, अगड़ा पिछड़ा की मुद्दा, धर्म का मुद्दा, और चूंकि कोई विकास के लिए उनके पास कोई रोड मैप नहीं होता था और पूर्व में जितनी वादाएं किए थे उसके लिए उनके पास कोई रिजल्ट का अवलोकन करने के लिए कोई माध्यम नहीं था, तो जनता को उलझा के रखते थे। और ये जन सुराज पार्टी जो प्रशांत किशोर का एक ड्रीम विजन है कि हमको व्यवस्था परिवर्तन करना है, न कि केवल सत्ता का माध्यम हमको इस राजनीति में आने के लिए चाहिए। और आप देखे होंगे कि जो सरकार, चूंकि ये सरकार 20 से 25 तक चली, प्रशांत किशोर का अभियान 23 से शुरू हुआ, 20 से 23 तक सरकार की योजनाओं कितनी धरती पे कार्यान्वित हो पा रही थी, ऐसा किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब उनका मुहिम चला उस समय तक भी सरकार शांत बैठी। लोगों को ये लगा कि प्रशांत किशोर सिर्फ आए हैं और चले जाएंगे, और जो जिस बात को करते हैं, जिस बात को कहते हैं, ये शायद होने वाला नहीं है।
लेकिन हम समझते हैं कि आज जनता देख चुकी होगी कि उनके कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। और मैं, आप स्वयं और यहाँ की जनता महसूस करेगी कि अगर विजय गुप्ता को जनसुराज उम्मीदवार के रूप में आगे लेके आया है तो क्षेत्र के साथ कितनी ईमानदारी बरता है और वो अपना जो उनका सोच था उसके साथ कितना मैचेबल है। और ये जनता को अब अपना आशीर्वाद देना होगा और जनता को अपने दिशा और दशा को तय करना होगा कि विजय गुप्ता के रूप में उनका ये बेटा यहाँ का नेतृत्वकर्ता बनेगा। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि विकास के विजन जो है उसका रोड मैप आज तक किसी ने तैयार नहीं किया। अब आप चुनावी मैदान में जा रहे हैं, आपका क्या रोड मैप है और विकास का विजन क्या है आपका? देखिए, सबसे पहली बात जो है, हमारे आरा की भौगोलिक दृष्टि जो है, जो भौगोलिक सिचुएशन है, वो पटना से इसकी नजदीकी है। और इस नजदीकी को अभी तक हम लोग जितने, चूंकि बचपन से मैं देख रहा हूँ, इसको लोग अभिशाप मानता था। जबकि आप दिल्ली जैसे जगह में जाएंगे और उत्तर प्रदेश और हरियाणा के जो जिले हैं, जैसे आप नोएडा को ले ले, गुड़गांव को ले ले, फरीदाबाद को ले ले, तो उनका दिल्ली से नजदीकी उनकी ताकत थी। जहां पे लोग रोजगार और पानी की समस्या से भी जूझते थे, केवल दिल्ली की नजदीकी होने की वजह से दिल्ली के समकक्ष खड़ा हो गया। लेकिन दुर्भाग्य हमारे आरा की रही है कि हम अगर इसको पटना का ट्विन सिटी के रूप में देखते, जो कि हमारी सरकार इसको केवल यूज कर रहा है टैक्सेशन के लिए, यूज कर रहा है केवल पूरे भारतवर्ष में मजदूरी का फैक्ट्री बनाने के लिए, यूज कर रहा है यहाँ के किसान अपने यहाँ अन्न उपजाते हैं और यहाँ उस किसान का बच्चा, उनका परिवार आर्थिक स्थिति में फंसा हुआ है और वो अपने डेवलपमेंट की क्या बात करे, जीवन यापन के लिए उनकी जो मूलभूत चीज चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान, उसके लिए तरस रहा है। तो मेरा पहला विजन ये है कि जो हमारी ताकत है पटना से नजदीकी, उसके लिए पटना के समकक्ष एनसीआर की तरह स्टेट टेरिटरी रीजन की तरह में हम इसको देख रहे हैं और मेरा प्रयास रहेगा कि आरा को मैं उस दिशा की तरफ ले जाए। उसके बाद एकमात्र, चूंकि स्वस्थ शरीर होगा तभी आप एक समाज का विकास कर सकते हैं। स्वस्थ आत्मा होनी चाहिए, स्वस्थ सोच होनी चाहिए। पूरे आरा विधानसभा में आप देखेंगे कि एकमात्र रमना मैदान का पार्क है, जबकि विधानसभा में भी भौगोलिक स्थिति बहुत अलग अलग है। कोई क्षेत्र है सूखाग्रस्त हो जाता है, रेलवे लाइन से उधर जाएंगे, गांगी से उधर जाएंगे तो आपको बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। और ये भौगोलिक स्थिति के हिसाब से कभी भी यहाँ के जो भी नेतृत्व करता रहे, जो भी सरकार रही है, इस चीज को नहीं समझा। और एक प्रायोरिटी, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ कि प्रशांत जी का विजन बिहार बदलने के लिए है 5 लक्ष्य के साथ, लेकिन मैं यहाँ पे यहाँ का जो विजन है, मैं उसके साथ पहले काम करूंगा कि लोगों को भौगोलिक स्थिति के हिसाब से कैसे राहत पहुंचाऊं, कैसे लोगों का जीवन यापन जो है एक खुशनुमा माहौल में जाए, जो उनकी जरूरत है, उनकी जो समस्याएं हैं उसके ऊपर फोकस हो। और उसमें मूलभूत समस्या मेरे नजर में है कि लोगों को सही से सुबह शाम खुली हवा में सांस लेने का जगह नहीं है। अनऑर्गेनाइज यहाँ पे जो बिल्डिंग बन रहे हैं, जिसके वजह से आपके पास जगह नहीं होता है कि अपने बच्चों के साथ खुली हवा में सांस ले पाए। आप घर बनाते हैं, घर के बीच में स्पेस नहीं होने की वजह से आपको एक घर का धुआं दूसरे, इसको हम लोग पैसिव स्मोक टॉक्सिसिटी बोलते हैं। हम सिगरेट नहीं पी रहे हैं, लेकिन आप पी रहे हैं तो हमको मिल रहा है। तो ये केवल क्लोज स्पेसिंग की वजह से, अनऑर्गेनाइज डेवलपमेंट की वजह से हुआ है। दूसरा चीज कि ट्रैफिक की व्यवस्था है। मैं मानता हूं, चूंकि पुरानी शहर है, व्यवस्थाएं बहुत आसानी से बदल नहीं सकती है, लेकिन यहाँ के नेतृत्वकर्ता यहाँ रहते ही नहीं है। अपने समाज और अपनी जनता जो उनको वोट दे के महाराजा राजा बनाए हुए, उनसे बात करने के लिए उनके पास समय नहीं है, क्योंकि केवल वो जीतने के लिए आते हैं। उसके बाद तो उनको पटना और जहाँ के भी आप जमशेदपुर कह ले, टाटा कह ले, दिल्ली कह ले, बस उससे उनको मतलब है। चूंकि हम यहाँ पे पिछले 14 साल 15 साल से चिकित्सक के रूप में सेवा दे रहा हूँ। जब मैं यहाँ आया तो निश्चित तौर पे सर्जरी के क्षेत्र में आरा में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। इसमें
आरा की जनता समझ पा रही है। तो हमें लगता है कि इस तरह के बदलाव के साथ जब तक हम लोग समय के हिसाब से ढलेंगे नहीं, तब तक आरा का सामग्रिक विकास नहीं हो सकता है। इसी से जुड़ा एक सवाल है। डॉक्टर विजय गुप्ता एक कुशल चिकित्सक हैं और यहीं के पले बड़े भी हैं। चुनावी मैदान में अगर बात की जाए तो आप पहले तो नॉन पॉलिटिकल आदमी थे, आपको अब एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई। आपके सामने जो चुनावी मैदान है, उस मैदान में अगर पहलवान के तौर पे अगर उम्मीदवार की बात करें तो एनडीए के उम्मीदवार होंगे और 20 साल से यहाँ विधायक के तौर पर रहे अमरिंदर प्रताप सिंह, जिनका काफी राजनीतिक कद ऊंचा भी रहा है, और महागठबंधन के भी उम्मीदवार सामने आएंगे। ऐसे में क्या लग रहा है, चूंकि नई नवेली पार्टी जनसुराज, कितना आप उसमें सरवाइव कर पाएंगे? देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है। अगर आप इस कुर्सी पे बैठे हुए हैं और बहुत लंबा समय तक बैठेंगे तो आपके देह में भी अकड़ आ जाएगी, शरीर में भी अकड़ आ जाएगी। और जब आप एक नई सृजन होती है तो उसमें लचीलापन होता है। चूंकि हमारी पूर्व की दोनों पार्टियां जो है इतने दिन से जनता को गुमराह करते हुए सत्ता के सिंहासन पे बैठी है, तो उसी तरह से जैसे हमारा शरीर एक जगह बैठे बैठे अकड़ जाता है, वो अकड़ गए हैं। और जितनी भी अकड़ी हुई, आप एक बांस को ले लीजिए, बम्बू को, जब वो सूख जाता है तो उसमें अकड़ आता है, तो उसका ताकत कमजोर हो जाता है। लेकिन वही हरा बांस जब होता है, नया होता है, होता पतला है, मैंने नई जोश नई उमंग के साथ। बिल्कुल नई जोश नई उमंग, और जनता के भरोसा पे, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया रास्ता पे चलना है। और जनता की जो अपेक्षाएं हैं जगह जगह के हिसाब से मैं उस पर खरा उतरने का कोशिश करूंगा। और पूर्ण अपने अपने जनता पे पूर्ण विश्वास है। जिस तरह से अब सर्वे में हमारे नाम को आगे बढ़ाते हुए जनता ने इस मुकाम तक पहुंचाया, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, चूंकि मैं यहाँ का बेटा हूं, मैं यहाँ का नेता नहीं हूं, मैं यहाँ का बेटा हूं। तो नहीं, यही चुनावी नारा रहेगा कि यहाँ का बेटा हूँ, नेता नहीं हूं। मेरा चुनावी नारा है, विजय गुप्ता आरा का बेटा है, नेता नहीं है, और अपने बेटा को आप लोग को आशीर्वाद देना है। एक अहम सवाल है, अगर पिछले उपचुनाव की बात करें, विधानसभा के उपचुनाव की बात करें, तो जो अपेक्षाएं प्रशांत किशोर से लोगों की जुड़ी हुई थी, चूंकि एक नई आशा के तौर पे प्रशांत किशोर सामने आए हैं जनता के बीच, जो परफॉर्मेंस होना चाहिए था उपचुनाव में, वो परफॉर्मेंस दिखाई नहीं दिया। ऐसे में क्या लग रहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में जनसुराज क्या उससे बेहतर प्रदर्शन करेगी या फिर बैकफुट पे चली जाएगी? देखिए, अगर नंबर की बात करेंगे तो उसमें आपको सफलता नहीं दिखी होगी, क्योंकि जीतेगा कोई एक ही, हारने वाले की संख्या ज्यादा होती है, जीतता एक ही है इस तरह के चुनाव में। जो उपचुनाव की आप बात कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि उस समय पार्टी को हम समझते हैं कि 2-3 महीना भी नहीं हुआ था। सबसे पहली बात क्या है कि पार्टी का जो संदेश था, उससे पहले पार्टी चूंकि एक अभियान की तरह थी, पार्टी नहीं थी, चुनावी बात कर नहीं सकती थी, जिसके वजह से हम अपने अभियान का जो मुख्य स्लोगन था वो भी घर घर तक नहीं पहुंचा पाए थे। बावजूद किसी नई पार्टी से कंपेयर कर ले और वोटिंग का परसेंटेज देखे, तो जो आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, उससे भी शुरुआती दौर में ज़्यादा सफलता अर्जित की ये जनसुराज। और अब तो पार्टी पूरी तरह से ऑर्गेनाइज हो गई है। दूसरी चीज़, पार्टी का जो लक्ष्य था, हमें कैसा कैंडिडेट देना है, हमारा क्या स्लोगन होगा, हमारा क्या, और इसका एक और भी बड़ा कि चूंकि पार्टी शिक्षा पे बहुत फोकस करती है, इसीलिए हम लोग ऑन डिमांड स्कूल का बस्ता, क्योंकि हम अपने बच्चों के सर पे मोटरी गठरी का बोझ नहीं देना चाहते हैं। स्कूल का बस्ता उसके ऊपर अगर होगा तो सारे प्रगति का रास्ता खुल जाएगा। तो क्या माना जाए कि इस बार बिहार का चाबी, जो राजनीतिक चाबी है, वो जनसुराज के पास ही रहेगा? चाबी नहीं, केवल इसी के पास रहेगा, पूर्ण बहुमत में। अब ये देखना है कि विपक्ष की संख्या क्या अरविंद केजरीवाल जब सरकार में आए थे दिल्ली में, उससे भी कम होगी, चूंकि वहां तो 70-80 ही सीट पे था।
यहाँ 243 में वो स्थिति होने जा रही है कि वहाँ विपक्ष की जो संख्या थी उससे भी कम होने जा रही है। चलिए, आखिरी आपसे हम चाहेंगे कि जनता जो आपको देख रही है उनसे आप क्या कहना चाहते हैं, अपील करें। मैं यही कहूँगा कि आप अपने बेटा को एक मौका दीजिए कि ताकि जो हम यहाँ पे दर्द खुद झेले हैं और अपने भाई बहन और अपने गार्जियन को जिस स्थिति में देखते हैं तो कहीं ना कहीं अफसोस होता है कि काश जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी लोकल फॉर वोकल का नारा दिए उसको हम लोग अगर वो सार्थक करते तो आज ये दिन ही नहीं होता, लेकिन जन सुराज के माध्यम से कहीं ना कहीं ये सार्थक होते मुझे दिख रहा है, इसकी आभास हो रही है। और मैं आप सभी से अपील करूंगा कि न केवल आरा में बल्कि पूरे बिहार में जन सुराज को समर्थन दे ताकि एक सुंदर जनता के द्वारा बनाया हुआ जनता के लिए एक सरकार का चयन हो। जी हाँ, साफ तौर पे जन सुराज के आरा विधानसभा के जो प्रत्याशी के तौर पर हैं आरा शहर के डॉक्टर प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर विजय गुप्ता, उनका साफ तौर पे कहना ये है कि जो अब तक आरा में विकास नहीं हो पाया था, चाहे जो सोच यहाँ के लोगों को विकास को लेकर था, वो विकास को हम पूरा करेंगे अगर जनता हमें सेवा का मौका देगी तो। अब देखने वाली दिलचस्प बात यह है कि जन सुराज के उम्मीदवार डॉक्टर विजय गुप्ता को आने वाले विधानसभा के मतदान में कितना जनता इन पे वोट करती है और इन्हें आगे क्या भविष्य देती है, अब ये आने वाला समय बताएगा। सहयोगी छोटे विकास के साथ सोनू सिंह, आरा, बिहार तक।